नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पिछले 2-3 दिनों से एक जज सुर्खियों में है और वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली, जिन्होंने ये कहा कि वो अब जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से वो उनको मुक्ति मिल रही है और वो छोड़ने वाले हैं और अब वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी। ये वही जज महानुभव हैं जिन्होंने 14 ऐसे केसेस थे जिसमें उन 14 केसेस को उन्होंने सीबीआई और ईडी को सौंप दिया था। उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि ऐसा लगता है कि वो केंद्र से निर्देशन उनको मिलता है और वो ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरीके के जजमेंट्स देते हैं, ये आरोप था। लेकिन अब वो सारे आरोप ऐसा लगता है कि सच साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने इस्तीफा दिया है बतौर जज कलकत्ता हाई कोर्ट के। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझसे संपर्क किया और मैंने बीजेपी से संपर्क किया। अब आप ये देखिए कि अगर ये एक जज इस्तीफा देने के बाद धड़ल्ले से इस बात को कहता है, पार्टी में शामिल होने के पहले वो ये कह रहा है कि मैं बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी मेरे संपर्क में थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से जितने भी फैसले जस्टिस अभिजीत गांगुली सुना रहे थे, तो क्या आज उन फैसलों पर सवाल और निशान खड़े नहीं होते? क्या उन फैसलों की पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए? आज क्यों नहीं लोग सोचेंगे कि जिस तरीके के फैसले जस्टिस गांगुली ने सुनाए हैं वो बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, प्रेरित जजमेंट्स उन्होंने सुनाए हैं। आज सब लोग इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का क्या होगा? न्यायिक नैतिकता हम जिसको कहते हैं, जुडिशियल एथिक्स, वो आज कहाँ है? क्या ये सब आज एक बड़े सवाल के घेरे में नहीं है? और अगर लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा, सबसे बड़ा जिम्मा अगर न्यायपालिका पर होता है और अगर न्यायपालिका में बैठे हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली जैसे जजेस वो ये कहेंगे कि मैं तो पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में था, पॉलिटिकल पार्टी मुझे संपर्क कर रही थी, तो फिर आज जस्टिस गांगुली जैसे जजेस का होना क्या लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? मैं आप इस समय हमारे खास मेहमान हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, जो पहला सवाल है वो बहुत परेशान करने वाला सवाल है कि आज अगर जस्टिस गांगुली ने न्यायपालिका से इस्तीफा देकर और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि बीजेपी के मैं संपर्क में था और बीजेपी मुझसे संपर्क कर रही थी, ये कितना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए सर? निसंदेह एक न्यायाधीश से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अपने पद पर रहते हुए राजनीतिक व्यक्तियों से इस हद तक उनके संपर्क में होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी न्यायाधीश है वो पूरी तरह से संविधान और संविधान की मान्यताओं से गवर्न होता है। उसने जो शपथ ली होती है वो भी संविधान की निष्ठा की ली होती है। ऐसे के में ये कहा जाना कि मैं पहले किसी विशेष दल के लोगों से संपर्क में था, उनके साथ मेरी चर्चा थी, वो लोग मेरे संपर्क में थे, तो यह एक मन में संदेह उत्पन्न करता है उनकी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के, उनकी वस्तुपरकता को लेकर के। और मैं मानता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है जिस पे हम सबको पूरी तरह से सोचना चाहिए कि क्या किसी न्यायाधीश का आचरण इस तरह का हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या हमारे न्यायपालिका के लिए यह उचित होगा कि इस तरह का व्यवहार कोई न्यायाधीश करे, चाहे वो उसके लिए अपना इस्तीफा भी दे? जस्टिस माथुर, अंग्रेजी में एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है पैंडोरास बॉक्स का, कि क्या एक बड़ा पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? क्योंकि अगर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वहां पे, अगर वहां के हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं अगर वो इसी तरीके से केंद्र के निर्देशन में अगर काम करेंगे, जो कि खुद जस्टिस अभिजीत ने कहा है कि भाई मैं तो बीजेपी के संपर्क में था, बीजेपी मुझे संपर्क कर रही थी, तो मैं इनके कथन के आधार पर ही ये सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या अब ये एक नजीर नहीं पेश कर रहे हैं जिसमें कि जो बाकी विपक्षी जो राज्य हैं जहां पर विपक्ष के पार्टीज की जो सरकारें हैं, अब वहां के जो जजेस हैं उनको कितना बड़ा आज मौका मिल जाएगा? क्या ये एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा नहीं कर रहा? देखिए, ये खतरे की और ये खतरनाक बात जरूर है, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है ये एक अपवाद है। मेरे को अपने 17 वर्ष के न्यायाधीश के कार्यकाल में और उसके पहले करीब 20 वर्ष से कुछ अधिक समय के
वकालत के कार्यकाल का मेरा अनुभव ये है कि आमतौर पर हमारे यहाँ के जजेस, निश्चित रूप से उनकी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, अपना एक दर्शन उनका अपना होता है, एक फिलॉसफी होती है। लेकिन वो कोर्ट में काम करते हुए पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन्हीं से गवर्न होते हैं, अपने इन रिलेशंस से गवर्न नहीं होते हैं। और ना ही ज्यादा जजेस, अधिकांश जजेस किसी भी तरह से इस प्रकार के प्रलोभन में आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हाँ, ये खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन अभी भी ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। सर, आपने कहा कि ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक नॉर्म बन जाएगा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? और मैं खासकर यहाँ पर विपक्षी राज्यों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी है, तो फिर इस तरीके से जजेस को एल्योर करना, उनको पॉलिटिकली मोटिवेट करना, ये तो फिर केंद्र सरकार के पास धन बल सब कुछ है, तो फिर वो तो उनके उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। और जिस तरीके की ब्रूट मेजोरिटी अभी बीजेपी के पास है, तो क्या ये एक नॉर्म बनते देर नहीं लगेगी? क्योंकि जजेस को भी देखिए, जी जी, हाँ बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ पे पहले भी ऐसे अवसर आए हैं, जबकि जजेस उन्होंने इस्तीफा दे करके किसी विशेष राजनीतिक दल को ज्वाइन किया है। कोई सीधे राज्यसभा में गए और राज्यसभा में जब मैं बात कर रहा हूँ, और लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ा है, तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो केवल जस्टिस गोगोई की नहीं कह रहा हूँ, उससे पहले भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑफिस होल्ड करते हुए रिजाइन करके और राजनीति ज्वाइन की है। उस वक्त भी इसे आमतौर पे न्यायपालिका में अच्छा नहीं माना गया, इस देश के लोकतंत्र के लिए उसे स्वस्थ नहीं माना गया, लेकिन वो ट्रेंड और नॉर्म फिर भी नहीं बना। निश्चित रूप से जो आप कह रही है कि आज स्थितियां बदली हुई है, आज की तारीख के अंदर पहले से स्थितियां जजेस के अंदर और न्यायपालिका को लेकर के ज्यादा लोग सोचने लगे हैं। ऐसे के अंदर मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा समय है जबकि हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं यह जो हमारा आज का अपवाद है, जो एक एक्सेप्शन है, यह एक नियमित परंपरा या नियमित का स्थिति ना बन जाए। न्यायपालिका एक ऐसा तंत्र है जो कि पूरे के पूरे हमारे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए रखता है, और सबसे बड़ा यह है कि इस देश के आम आदमी का भरोसा न्यायपालिका में है, और वो ये मानता है कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र है, जब तक न्यायपालिका निर्भीक है, जब तक न्यायपालिका पूरी तरह से निष्पक्ष है, तब तक इस देश के अंदर किसी भी तरह से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि यह ऐसा गंभीर विषय है पे जिसपे हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, विशेष रूप से जो न्यायपालिका के सदस्य हैं उनको, और साथ के साथ विधायिका को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे किसी प्रावधान की आवश्यकता है जो इन चीजों पे रोक लगा सके। सर, ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका और विधेयिका अगर साथ में आते हैं तब तो हो सकता है कि कोई अच्छा फ्रेमवर्क बन जाए। लेकिन बात यह है कि जब सत्ता जजेस को एल्योर करने के लिए बैठी है, जजेस अगर पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्यों इस तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार या इस तरीके का कोई एक गाइडलाइन या फ्रेमवर्क बनेगा? हालांकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जजेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग कर पाते हैं, रिलीजियसली फॉलो कितने लोग कर पाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में आपको लगता है कि जस्टिस गांगुली ने जिस तरीके का एग्जाम्पल पेश किया है, जिस तरीके की नजीर पेश की है, आपको लगता है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी कभी साथ में आकर बैठकर इस पर कोई एक आम राय इस पर बन सकती? देखिए, जब हम बात करते हैं कि इस देश के संविधान को हमें बचाए रखना है, इस देश की संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखना है, तो मेरा मानना है कि इसके अंदर सारे राजनीतिक दल, जब मैं विधायिका की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर केवल बहुमत वाले राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सारी विधायिका को, और विधायिका, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, उन सबको सोचना चाहिए। साथ के साथ मीडिया को भी इस बात को एक चर्चा का विषय बनाना चाहिए, लोगों के बीच में ये विषय, इस बात के ऊपर चर्चा हो कि क्या न्यायपालिका के अंदर इस प्रकार का व्यवहार सुसंगत है, क्या यह इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर जनता का कोई इस तरह का प्रेशर बनता है तो निश्चित रूप से विधायिका इस बात को सोचेगी, और पार्लियामेंट में इस प्रकार का कोई न कोई प्रावधान आएगा कि हम भारत के संविधान में
कोई किसी प्रकार का एक संशोधन लाने में सक्षम हो, जो या तो जजेस के पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट के ऊपर रोक लगाएगा, या कोई किसी बिल्कुल। तरह के कूलिंग पीरियड, कोई किसी इस समय जो है एक गैप देने की, वो हमारे संविधान के प्रावधान में आ सके। आज हमारे संविधान में सीएजी के लिए इस तरह के प्रावधान है, यूपीएससी के चेयरमैन और दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए इस तरह के प्रोविजन है, तो जजेस के लिए भी होना चाहिए। वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट जज पहले एक आम आदमी हो जाता है, और अब मुझे लगता है कि शायद हमारे सिटिंग जजेस भी आज थोड़े बहुत उस स्थिति के अंदर उतने मजबूत नहीं रहे जितनी की अपेक्षा हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने की थी। आपने पोस्ट रिटायरमेंट की बात की, मुझे याद है अरुण जेटली ने कहा था, और उनका एक स्टेटमेंट मैं अभी पढ़ रही थी कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स इन्फ्लुएंस द पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स। उन्होंने, अरुण जेटली ने इस बात को कहा था और बार बार उसको कोट किया जाता है। लेकिन अब इस पर क्या बन सकता है ताकि ये चीज और ना रेप्लिकेट करे? कई लोग तो पश्चिम बंगाल में ये भी कह रहे हैं कि ये तो एक पहला एग्जाम्पल आपने देखा है, पश्चिम बंगाल में तो ऐसे कई जजेस बैठे हैं जो कि अब वेट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उनको मौका मिले और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। इस पर रोक देखिए, कैसे मैं लगाए? किसी राज्य विशेष या किसी हाईकोर्ट विशेष के संबंध में नहीं कहना चाहूंगा कुछ भी, लेकिन मैं अरुण जेटली साहब के इस वक्तव्य से अच्छी तरह से परिचित हूँ। उन्होंने इस बात की भी डिमांड की थी कि इस बात का संविधान के अंदर संशोधन किया जाना चाहिए कि एक यह पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट्स पूरी तरह से निषिद्ध हो। और मैं तब से, बल्कि उससे भी पहले से इस बात का बिल्कुल समर्थक रहा हूं कि जजेस को किसी प्रकार का पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट न तो स्वयं लेना चाहिए, और अगर वो स्वयं लेने के लिए अगर आतुर है, तो इस संबंध में संविधान में संशोधन आना चाहिए कि वो ये न ले। और कम से कम एक निश्चित समय का कूलिंग पीरियड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो एक तो ये होती है कि कहीं सर्विस की चीज हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन हो, कुछ और हो, लेकिन आप पॉलिटिक्स में जाने से जजेस को नहीं रोक सकते। किसी भी, वो भी भारत के नागरिक हैं, वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, लेकिन भारत के आम नागरिक और जज के अंदर हमें कुछ अंतर करना होगा। इसलिए अपना पद छोड़ने के बाद में उनके लिए निश्चित हो कि 2 साल कम से कम एक कूलिंग पीरियड हो। इस दरमियान वो किसी राजनीतिक दल से न जुड़े। राजनीतिक विचारधारा हर व्यक्ति की होती है, वो निश्चित रूप से रहेगी। हर एक के पास अपना एक सोच का, दर्शन का, उनका स्वीकार्य तरीका होता है। लेकिन राजनीतिक दल से जुड़ना, राजनीतिक दल में चुनाव के लिए जाना एक निश्चित समय से पहले ये लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। वो ये संदेह बिल्कुल। की स्थिति लाता है कि वो आपने कार्य करते हुए भी किसी दल विशेष को या किसी विचारधारा विशेष को संपोषित किया होगा, उसके लिए आपने कार्य किया होगा, और ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जस्टिस माथुर, आपने कहा कि मीडिया को थोड़ा एजिटेट करना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है कि आम लोगों तक ये विषय पहुंचना बहुत जरूरी है। और आपके इस कथन के ही बेसिस पे मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि सर, जस्टिस गांगुली, उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया था जुडिशरी से, उसके पहले से ही वो मोदी जी के कसीदे गढ़ने लगे थे। उनके जो तमाम वक्तव्य आने लगे थे कि देखिए मोदी जी तो बड़े मेहनती हैं और मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है। अब जज की कुर्सी पर बैठकर आप क्या प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ सकते हैं इस तरीके से? क्या कहेंगे इस आचरण को जस्टिस गांगुली के? निंदनीय है, एक शब्द में यही कहूंगा। ये कतई उचित नहीं है। आप किसी भी राजनीति, मैं तो पहले, मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जो आज राजनीति में सक्रिय है, उसके संबंध के अंदर चर्चा एक सिटिंग जज को नहीं करनी चाहिए। किसी भी और अपना कार्य करते हुए, हो सकता है उनकी अपनी एक विचारधारा हो, एक सोच हो, लेकिन उनके लिए जो मार्गदर्शक है, उनके लिए जो गाइडलाइन है, उनके लिए जो मशाल है, वो केवल भारत का संविधान और दूसरे कानून है, जिससे इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन आपको लगता है कि जस्टिस गांगुली ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी एक तरीके से? क्या ये पूछना सही होगा? मैं सोचता हूं कि अब मैं उनके एक न्यायिक कार्य के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ इस विषय के ऊपर कहना उचित समझूंगी कि हमारे लिए इस विषय के अंदर की पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट या ऑफिस में रहते हुए किसी से राजनीतिक संपर्क रखना उचित है अथवा नहीं।
बाकी व्यक्ति विशेष और घटना विशेष को लेकर के शायद मेरे लिए कह पाना उतना उचित नहीं होगा। लेकिन जस्टिस माथुर, अब तो ये चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। जब वो खुद ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे संपर्क कर रही थी और मैं बीजेपी के संपर्क में था, तो अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो जितने भी जजमेंट्स, जितने भी फैसले उन्होंने सुनाए हैं, क्या उसकी, अगर अब सिटीजन्स की तरफ से ये डिमांड आती है, तो क्या इसकी पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें किसी न किसी तरीके से कोई पहल करना चाहिए, ताकि इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो न्यायपालिका में? देखिए, आपने 2 चीजें कही है, एक तो पब्लिक स्क्रूटनी और दूसरी जुडिशियल स्क्रूटनी। पब्लिक स्क्रूटनी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए और होगी और हो रही है। जो आप कह रही हैं, ये पब्लिक स्क्रूटनी का पार्ट है। निश्चित रूप से होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए मेरा मानना यह है कि इन एक बार जो मैटर्स तय हो चुके हैं, उनको जुडिशियल फोरम पे वापस जो विधि का बताया हुआ रास्ता है, उसके अलावा उनको नहीं खोला जा सकता। उनकी कोई अपील होगी, कोई स्पेशल लीव पिटिशंस होंगी, रिवीजन, रिव्यू, जो कुछ भी है, जब तक वो नहीं होती, तब तक उनको खोला जाना ना तो उचित है और ना ही वो न्यायपालिका के और लोकतंत्र के हित में है। इसलिए जो भी काम हो, वो विधि के अनुकूल होना चाहिए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से ये भी पूछा कि आपने लेफ्ट क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने बीजेपी ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा कि आई एम अ बिलीवर इन धर्म, आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड एंड लेफ्टिस्ट्स आर एथीस्ट्स। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट एक जज बोलता है, तो क्या कहेंगे सर? अब आफ्टर रेजिग्नेशन वो चाहे जो बोल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक जज का धर्म केवल और केवल भारत का संविधान है, क्योंकि उसी की उसने ओथ ली है। संविधान को अपहोल्ड करने का ही उन्होंने सौगंध खाई है। इसलिए एक जज के लिए तो संविधान ही सब कुछ है और संविधान के तहत जो विधि है, वो ही सब कुछ है। कोई धर्म विशेष, उसका उनका अपना एक निजी मामला हो सकता है, वो उनकी अपनी एक पद्धति पूजा की हो सकती है, विश्वास की हो सकती है, लेकिन वो किसी भी स्थिति के अंदर उनके जुडिशियल वर्क में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। सर, लेकिन कितना बड़ा खतरा आज जुडिशियल ट्रस्ट के लिए खड़ा कर दिया है जस्टिस गंगोपाध्याय ने, इस तरीके की हरकत करके। आज जिन लोगों का भरोसा न्यायपालिका में था, जिन लोगों का भरोसा जजेस में था, जजेस आपके साथ न्याय करेंगे, आज कहीं ना कहीं वो भरोसा टूटता हुआ नहीं नजर आ रहा। ऐसी घटनाओं से निश्चित रूप से एक आघात पहुंचता है न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को और लोगों के उस भरोसे को, जिसके अंदर कि वो मानते हैं कि न्यायपालिका पे उनके साथ न्याय करेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक जो गरीब से गरीब आदमी है, वो भी अगर कहीं पीड़ित होता है, तो वो कहता है कि मैं इससे अदालत में जाके निबट लूंगा, अदालत में जाके देख लूंगा। वो हर मंच पे जब हार जाता है, तब वो ये सोचता है कि अदालत एक ऐसी जगह है जहां पे कि मैं इंसाफ पा सकूंगा। अगर कोई आदमी इंसाफ पाने की प्रक्रिया के अंदर किसी प्रकार की बाधा पाता है और उसके इस भरोसे के ऊपर जरा से भी चोट पहुंचती है, तो वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसको पूरी तरह से रोकने के लिए हम सभी को, विशेष करके न्यायपालिका में जितने भी लोग हैं, थे और आने वाले हैं, उन सबको इस चीज के लिए पूरे प्रयत्न करने चाहिए कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और निर्भीकता पूरी तरह से बनी रहे। लेकिन आपको लगता है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब इसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ सुओ मोटो, कुछ इस तरीके का निर्देश या कुछ गाइडलाइंस या कोई मैसेज, भले ही वो कुछ सेमिनार में बोले, कुछ तो मैसेज कहें ताकि जजेस को एक संदेश तो मिले कि भाई अगर हुआ है तो वो गलत है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा आपने कहा कि सेमिनार में बोले या कहीं भी ऑब्जर्वेशन दे, वो कह सकते हैं, कहना चाहिए भी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लिमिटेशंस है। हमारी यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी अलग अलग चीजें हैं। किसी भी प्रकार का किसी जज के ऊपर चीफ जस्टिस का, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हो, चाहे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उनका कोई किसी तरह का डिसिप्लिनरी या कोई और तरह का नियंत्रण नहीं होता है। उनकी
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जजेस की अकाउंटेबिलिटी खुद के सेल्फ रेस्ट्रेनमेंट को लेकर के, सेल्फ रेस्ट्रेनमेंट न्यायपालिका की सबसे बड़ी चीज है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस सीमा तक मैं जा सकता हूं और वो कौन सी सीमा है जिसके आगे जाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस लिमिटेशन को नहीं पहचान पाते हैं और वो उससे आगे जाते हैं और इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को, पूरे लोकतंत्र को, संवैधानिक मान्यताओं को, सबको बहुत चोट पहुंचती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विषय है जिसके अंदर पूरी न्यायपालिका को सोचना होगा, सेल्फ रेस्ट्रेनमेंट के इश्यू को अच्छी तरह समझना होगा और नहीं तो विधायिका को इसके लिए संविधान में प्रावधान लाने होंगे। एक सवाल इसी इशू से और आपसे पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सवाल पर आऊंगी कि ये जो ज्यादातर फैसले जो जस्टिस गंगोपाध्याय ने दिए थे उसमें 80% ऐसे थे जो कि जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। अब क्योंकि ये साफ हो गया है कि इनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी थी, खुद कह रहे हैं कि ये बीजेपी के संपर्क में थे, आपको कभी ऐसा आभास हुआ है कि कभी कोई जज इतनी ओपनली इस बात को कहे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, वो भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप हिम्मत देखिए कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहना कि मैं तो बीजेपी के संपर्क में था, बीजेपी मेरे संपर्क में थी। आज ये क्या एक नया लॉ नहीं है जुडिशरी में? और अगर ये 80% केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे अगर लगाया था या उसको किसी तरह से ओवरटर्न किया था, तो क्या आज उन फैसलों को दोबारा से नहीं देखना चाहिए? क्या अलग अलग क्वार्टर से इसकी डिमांड नहीं उठेगी? देखिए, जब भी उन फैसलों का जुडिशियल रिव्यू होगा तो सारी एस्पेक्ट से वो एग्जामिन किया जाएगा। मेनली विधि के पैमाने पर उनको देखा जाएगा। दूसरी जो और चीजें आप कह रही हैं, हाँ, वो एक कहीं न कहीं दिमाग के अंदर वो भी ऑपरेट करती हैं, करेंगी, लेकिन किसी भी जजमेंट का अल्टीमेट एग्जामिनेशन, जुडिशियल रिव्यू, वो उसकी ये होगा कि ये विधि पर खरा उतरता है या नहीं, लॉ के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर खरा उतरता है या नहीं। अगर ये केवल इसलिए कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने आगे जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली इसलिए कोई जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाए, ये संभव नहीं है। अल्टीमेटली उसका एग्जामिनेशन लॉ के स्केल के ऊपर होगा। अगर वो लॉ के पैरामीटर्स के बाहर जाता है तो सेट असाइड होगा, अदरवाइज मेंटेन होगा। ओके, अब मैं आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को सुनाया था, उसी के सिलसिले में अब आपसे सवाल आगे बढ़ाना चाह रही हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि भाई उनके लिए इम्पॉसिबल है कि जितना डेटा है, जो इशूड बॉन्ड्स हैं और जो रिडीम्ड बॉन्ड्स हैं, वो दो अलग अलग साइलोज में हैं और उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस तरीके का डेटा प्रोसेस करना 3 हफ्ते के अंदर। इसलिए उन्होंने मोहलत मांगी है कि उनको 30 जून तक टाइम दिया जाए। अब ये क्या है? ये एक कवर अप एक्सरसाइज है या कहीं ना कहीं कोई एक ये षड्यंत्र नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा फैसला सुनाने के बाद अब चीजों को ढका मूंदा जा रहा है एक तरीके से, ताकि सच असलियत सामने ना आ पाए लोगों के सामने? ये कहने में तो मुझे कोई जरा सी भी हिचक नहीं है कि ये एसबीआई की अक्षमता है और हो सकता है ये अक्षमता से कुछ ज्यादा भी हो। और जब मैं इससे ज्यादा कह रहा हूं तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि हो सकता है कि एक सोची समझी एक तरीका हो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर बहुत सी चीजों को रखने से 15 फरवरी को ये फैसला हुआ। 16 तारीख को सारे हिंदुस्तान की जानकारी में था कि आपको 6 जून को, ये 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ये सारे रिकॉर्ड, सारा डेटा आपको पेश करना है। अगर उनको, एसबीआई को कुछ भी ऐसा था कि शायद हम ये सारा डाटा नहीं पेश कर पाएंगे, तो ये इमीडिएटली एप्लीकेशन लगाते। इनके लॉयर वहां थे, वो इस बात को मेंशन करते कि ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब 6 तारीख को, यानी आज जबकि कोर्ट में मुकदमा लगा है और 4 तारीख को एक दरखास्त आती है जिसमें ये कहते हैं कि हमने डिजिटल एज वेल एज फिजिकली दोनों तरह से अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है और उसको हम पूरी तरह से पेश नहीं कर पाएंगे, और वो भी लगभग 3 महीने से अधिक समय तक। इस दरमियान के अंदर लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह एक बोनाफाइड कंटेंशन नहीं है।
ये कहीं न कहीं एक सोची समझी कार्रवाई है। ये एक प्रयत्न है, सच्चाई को सामने लाने से, सच्चाई को उजागर होने से रोके जाने के लिए एक प्रयत्न है, जिसकी जो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरह से भी स्वीकार किए जाने योग्य है। नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकता है कि हो सकता है कि उनको 30 जून तक मोहलत ना मिले, थोड़ा टाइम दे दे, या फिर बिल्कुल वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कहेगा सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि नहीं, आप तुरंत डेटा को फर्निश करिए, उसके लिए उनको 2 या 3 दिन का टाइम दिया जाए। लेकिन जिस तरीके की दलील सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने दी है, क्या वो ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अपैरेंटली तो आप जो बात कह रही हैं, वो ऐसा लगता है। लेकिन अब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो क्या आर्ग्यू करते हैं, किस तरह अपनी एप्लीकेशन को सब्सटेंशिएट करते हैं, क्या उनके कंटेंशंस हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। लेकिन जो उनका कुल मिलाकर के जो कंडक्ट है, वो कंडक्ट ये शो करता है कि वो किसी न किसी तरह से न्यायालय के रिकॉर्ड के ऊपर इस सारी की सारी डिटेल्स को, इन डाटा को प्रोड्यूस करने से उनमें एक घबराहट है। वो इस बात को लेकर के कहीं न कहीं वो चाह रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों को ज़ाहिर ना होने दें, लोगों के सामने ना आने दें, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर कोई चीज़ आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी जनता के बीच में आ रही है और ये सारी की सारी चीज़ जो कुछ भी इनके अंदर हुआ है, किस तरह से किसने पैसा दिया है, कितना दिया है, और फिर आगे जाकर के मेरे जैसे सामान्य आदमी के लिए यह भी एक विषय होगा कि अल्टीमेटली इस सारे डोनेशन का बेनिफिशियरी कौन रहा है, गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट भी ये सोचे या एसबीआई ये सोचे कि अभी हम इसके लिए कुछ समय लें, लोकसभा के चुनाव हो जाए, उसके बाद देखा जाए। लेकिन यह लेकिन लोकतंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जस्टिस माथुर, ये भी तो हो सकता है कि सरकार, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के भी रेजिलियंस को टेस्ट कर रही है। पहले उसने ये कहा कि हमें टाइम दीजिए, टाइम अगर नहीं मिलेगा तो फिर रिव्यू पिटिशन फाइल होगा, रिव्यू में भी दाल अगर नहीं गली तो फिर हो सकता है कि एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो। क्या उसी दिशा में ये चीजें बढ़ती हुई आपको नजर आ रही? हमारे संविधान में न्यायपालिका इतनी सक्षम है कि इस तरह के सारे कामों से निपटा जा सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका के ऊपर इस तरह के दबाव कोई काम नहीं करते हैं, और अगर लगता है कि इस पर किसी भी तरह से कोई प्रयत्न किया जा रहा है जिसमें न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना की जानी है, तो मुझे लगता है कि अ, ऐसा प्रयत्न करने वालों के लिए ये महँगा पड़ सकता है, ये उनके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि न्यायपालिका के पास अथाह पावर्स है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को कब तक करेगा? आज जैसे 6 मार्च की डेडलाइन थी। आज तो ये मैटर लिस्ट नहीं हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन, अपनी जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है वो उन्होंने फाइल कर दी है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कुछ नहीं करना चाहिए? हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर हो, आज उसकी लिस्टिंग ना हुई हो, बट क्या जल्द से जल्द इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। उन्होंने खुद ने अपनी एक डेट दी है, और उस डेट तक अगर किसी तरह के एक्सटेंशन के लिए कोई टाइम आता है, कुछ आता है, तो मैटर वापस आएगा, कोर्ट के अंदर लगेगा। कोर्ट के अंदर, और कोर्ट, चूँकि नॉर्मल कोर्स में यही होता है कि कंप्लायंस के लिए कोई एक्स डेट दी है, और अगर वो कंप्लायंस हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट के लिए कोर्ट में उसके तत्काल बाद लगता है। तो अगर 6 तारीख तक कंप्लायंस की जानी थी, तो विद इन अ वीक कोर्ट के अंदर ये लग जाएगा, और कोर्ट के सामने ये सारे फैक्ट्स आएंगे, और मुझे लगता है कि बेंच जब इसे एग्जामिन करेगी तो वो बोनाफाइड्स को भी देखेगी। लेकिन जस्टिस माथुर, क्या ये एक कंटेम्प्ट का मामला भी नहीं बनता कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, सरकार ने मोहलत मांग ली और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक था, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन था, और साथ में ये भी कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। हर तरीके से उस चीज को गलत बताया, और गलत बताने के बावजूद अगर सरकार आज मोहलत मांग रही है, या फिर एसबीआई, मैं कहूँ सरकार ना कहूँ, ये बोलूं कि एसबीआई अगर इस चीज पे मोहलत मांग रहा है, तो क्या ये कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता? नहीं, इस स्टेज के ऊपर इसे कंटेम्प्ट कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट के लिए ये है कि डेलिब्रेट डिसोबीडियंस। अभी इस वक्त उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है, अब उस एप्लीकेशन में कोर्ट ये एग्जामिन करे कि ये किसी तरह से ये एप्लीकेशन एक बोनाफाइड एप्लीकेशन है, एक्सटेंशन की अगर जरूरत है तो वो दे भी, लगे कि नहीं ये केवल एक इस अपनी
कंप्लाइंस को अवॉइड करने के लिए किया गया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करके और फिर दे दे कि कौन सी तारीख तक ये सारी चीजें पेश करनी है। नहीं, इस जस्टिस स्टेज के ऊपर डेलिबरेट डीले का तो मामला बनता है ना कि हम और देरी हो जाएगी, हम अगर मोहलत मांग लेंगे तो डेलिबरेट डीले वुड नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ नहीं, कोर्ट। डेलिब्रेट डिले एंड डेलिब्रेट नॉन कंप्लाइंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। कंटेम्प्ट के लिए नहीं, हाँ मैं उनके कंडक्ट को इसके अंदर एग्जामिन करने की बात कह सकता हूं कि ये कंडक्ट ठीक नहीं है कि अगर आपको ये था कि कुछ समय चाहिए तो आप ठीक है, आप 15 का जजमेंट हुआ, आप 20 तारीख तक एप्लीकेशन दे देते, कुछ टाइम कोर्ट उसी वक्त दे देती, तो इसलिए आपका कंडक्ट ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट एक बड़ी टर्म है, कंटेम्प्ट के लिए कई और इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, वो इस स्टेज के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्ट इसे कहा जाना कानून की दृष्टि से उचित हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस माथुर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।